नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो इस क्लास में हम पोएम की हर एक डिटेल और पोएम भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भले ही आपको बोर लगे, लेकिन आपको वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पोएम की लाइन पूछ ली जाती है और पूछा जाता है ये कौन सी पोएम से है। तो उस टाइम पे ही बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको अगर बोर भी लगे ये पोएम, तो भी आपको पूरी पढ़नी चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी एक फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का। यह 1804 में कंप्लीट हुई और 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई। यह पोएम 2 पार्ट्स में बनी थी। पहला पार्ट, जिसमें 4 स्टेंजास थे, 1802 में लिखा गया था, और दूसरा पार्ट 7 स्टेंजास जिसमें है वो 1804 में पूरा किया गया था। वर्ड्सवर्थ ने 1802 में अपनी पोएम अपने दोस्त सैमुअल टेलर कॉलरिज को दिखाई। कॉलरिज ने इसका जवाब अपनी पोएम डिजेक्शन एंड ओड अप्रैल 1802 में दिया। वर्ड्सवर्थ की पोएम का 4th स्टैंजा एक क्वेश्चन पर खत्म होता है और बाकी 7 स्टैंजास उसी क्वेश्चन का आंसर है। फाइनल वर्जन इसका 1807 में यह पोएम सिर्फ ओड नाम से छपी थी। 1850 में वर्ड्सवर्थ ने इसे एडिट करके फाइनल टाइटल दिया, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो यह एक इरेगुलर पिंडेरिक ओड है, जिसमें कुल 11 स्टेंजाज हैं। यह पोएम 3 मेजर मोमेंट्स में डिवाइड है और हर मोमेंट एक अलग अलग इमोशनल और फिलोसॉफिकल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। पहला मोमेंट है स्टेंजा 1 से 4, जिसमें पोएट अपनी चाइल्डहुड को याद करता है और एक सेंस ऑफ लॉस महसूस करता है। यहाँ थीम है लॉस ऑफ इनोसेंस। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पहले नेचर मैजिकल और डिवाइन लगती थी, लेकिन अब वह फीलिंग कहीं खो गई है। यह एक तरह का नॉस्टैल्जिया और मेलैंकोली टोन क्रिएट करता है। दूसरा मोमेंट है स्टेंजा 5 से 8 में फोकस शिफ्ट होता है ग्रोइंग एज पर। पोएट बताता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वह डिवाइन कनेक्शन खो देता है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार चाइल्डहुड इज़ क्लोजर टू गॉड, क्योंकि बच्चे नेचर में डिवाइन प्रेजेंस को ईजिली महसूस कर सकते हैं, जबकि एडल्ट लाइफ में हम मटेरियल वर्ल्ड में इतना उलझ जाते हैं कि कनेक्शन वीक हो जाता है। तीसरा मोमेंट स्टैंजा 9 से 11 में टोन थोड़ा होपफुल हो जाता है। यहाँ पोएट कहता है कि भले ही हम डिवाइन विजन खो देते हैं, लेकिन मेमोरी के थ्रू हम उस फीलिंग को फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। यही मेमोरी हमें सिंपैथी और ह्यूमन वैल्यूज सिखाती है। इस तरह पोएम डिस्पेयर से होप की तरफ मूव करती है। अब अगर हम इसके इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो इस पोएम में कॉलरिज कन्वर्सेशन पोएम, बिब्लिकल आइडियाज़ और सेंट ऑगस्टिन के थॉट्स का प्रभाव दिखता है। साथ ही इसमें एलेजिक टोन यानी सैडनेस और एपोकैलिप्टिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं, जो इसे और गहराई देते हैं। इस पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्री एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कि सोल एग्जिस्टेड बिफोर बर्थ। वर्ड्सवर्थ के अनुसार जब बच्चा पैदा होता है तो वह अपने साथ डिवाइन मेमोरीज लेकर आता है, इसलिए वह नेचर में गॉड को महसूस कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह डिवाइन विजन धीरे धीरे फेड हो जाती है। इसी से जुड़ा एक और फिलोसॉफिकल आइडिया है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, यानी सोल का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। वर्ड्सवर्थ इस आइडिया के माध्यम से बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ एक जर्नी है डिवाइन ओरिजिन से दूर जाने की, लेकिन नेचर और मेमोरी हमें बार बार उस ओरिजिन की। इसके इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं। यह एक पिंडेरिक ओड है, इसमें 11 स्टेंजास हैं और इसका सेंट्रल थीम है चाइल्डहुड वर्सेस एडल्टहुड। साथ ही प्री एग्जिस्टेंस और इमॉर्टैलिटी इसका कोर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब इस पोएम की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन मेडो, ग्रोव एंड स्ट्रीम, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट। पोएट कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब घास के मैदान, पेड़ों का झुंड और नदी, ये सभी चीज़ें उसे बहुत सुंदर लगती थी। उस समय उसे प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीज़ खास और आकर्षक दिखाई देती थी। टू मी डिड सीम अपैरल्ड इन सेलेस्टियल लाइट। पोएट को ऐसा लगता था कि पूरी प्रकृति एक दिव्य प्रकाश यानी सेलेस्टियल लाइट से ढकी हुई है। हर चीज़ में उसे एक अलौकिक सुंदरता और ईश्वरीय चमक दिखाई देती थी। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम। प्रकृति उसे एक सुंदर और ताजगी भरे सपने की तरह लगती थी। उसमें नई ऊर्जा और आकर्षण महसूस होता था। इट इज़ नॉट नाउ एज इट हैड बीन ऑफ योर। लेकिन अब वैसा अनुभव नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। समय के साथ उसकी भावना बदल गई। टर्न वेयर सो एवर आई मे, बाय नाइट और डे। चाहे वह कहीं भी जाए, दिन हो या रात, अब उसे पहले जैसी खुशी और सुंदरता महसूस नहीं होती। द थिंग विच आई हैव सीन आई नाउ कैन सी नो मोर। जो सुंदरता वह पहले देखता था अब वह उसे दिखाई नहीं देती। उसकी डिवाइन फीलिंग, दिव्य अनुभूति कहीं खो गई है। सेकेंड स्टेंजा, द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज़ द रोज़। रेनबो आता जाता रहता है और रोज़ आज भी सुंदर है। प्रकृति की सुंदरता अभी भी मौजूद है। द मून डथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर। चांद खुशी के साथ
साफ आसमान में चारों ओर देखता है। यह प्रकृति की शांति और सुंदरता को दर्शाता है। वाटर्स ऑन अ स्टेरी नाइट आर ब्यूटीफुल एंड फेयर। तारों भरी रात में पानी बहुत सुंदर दिखाई देता है। द सनशाइन इज ग्लोरियस बर्थ। सूरज का निकलना एक शानदार शुरुआत जैसा लगता है। बट येट आई नो वेयर एवर आई गो। लेकिन फिर भी पोइट को यह महसूस होता है कि कुछ कमी है। वह अंदर से संतुष्ट नहीं है। यानी सारी प्रकृति अभी भी वैसी ही है, लेकिन जो पहले उसे खुशी होती थी वो अब नहीं महसूस हो रही है। दैट देयर हैथ पास्ड अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ। वह कहता है कि धरती से एक दिव्य चमक खत्म हो गई है। अब उसे पहले जैसा आनंद नहीं मिलता। नाउ वाइल द बर्ड्स दस सिंग अ जॉयस सॉन्ग एंड वाइल द यंग लैम्स बाउंड। पक्षी खुशी से गा रहे हैं और छोटे मेमने खेल रहे हैं। पूरी प्रकृति आनंद से भरी हुई है। एज टू द टेबर्स साउंड। वे ऐसे खेल रहे हैं जैसे किसी संगीत की धुन पर नाच रहे हों। टू मी अलोन देयर केम अ थॉट ऑफ ग्रीफ। लेकिन कवि को अकेले ही दुख का एहसास होता है। यानी पोइट भीतर से बहुत उदास है। अ टाइमली अटरेंस गेव द थॉट रिलीफ। फिर वह खुद को संभालता है और उसका दुख कम हो जाता है। एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग। वह फिर से मजबूत महसूस करता है। यानी वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है। द कैटरेक्ट्स ब्लो देयर ट्रम्पेट फ्रॉम द स्टीप। झरनों की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे वे बिगल बजा रहे हैं। प्रकृति की शक्ति और ऊर्जा दिखाई देती है। नो मोर शैल ग्रीफ ऑफ माइंड द सीजन रॉन्ग। अब उसका दुख प्रकृति की खुशी को खराब नहीं करेगा। यानी अब पोएट कुछ सकारात्मक सोच अपनाने लगता है। आई हियर द इकोज थ्रू द माउंटेन थ्रॉन्ग। उसे पहाड़ों में गूंजती आवाज़ें सुनाई देती हैं। द विंड्स कम टू मी फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्लीप। हवा उसे शांति और सुकून देती है। एंड ऑल द अर्थ इज़ गे लैंड एंड सी। पूरी धरती खुश दिखाई देती है। यानी हर जगह आनंद का वातावरण है। गिव देम सेल्व्स अप टू जॉलिटी। धरती और समुद्र दोनों खुशी में डूबे हुए हैं। यानी सब कुछ उत्सव जैसा लगता है। एंड विद द हार्ट ऑफ मे महीने जैसी ताजगी और खुशी। यह स्प्रिंग सीजन की सुंदरता को दर्शाता है। डथ एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे। हर जीव खुशी मना रहा है जैसे छुट्टी हो। पूरी प्रकृति उत्सव में है। दाउ चाइल्ड ऑफ जॉय शाउट राउंड मी, लेट मी हियर दाई शाउट्स, दाउ हैप्पी शेफर्ड बॉय। कवि एक खुश बच्चे को संबोधित कर रहा है। वह कहता है कि हे खुशी से भरे बच्चे, मेरे चारों ओर खुश होकर चिल्लाओ ताकि मैं तुम्हारी खुशी की आवाज़ सुन सकूं। स्टैंजा 4। ये ब्लेस्ड क्रीचर आई हैव हर्ड द कॉल, ये टू ईच अदर मेक आई सीक। पोएट कहते हैं कि ये सभी क्रीचर्स एक दूसरे को बुला रहे हैं और खुशी बांट रहे हैं। वह इस हारमोनी को महसूस कर रहा है। द हेवंस लाफ विद यू इन योर जुबली, माई हार्ट इज़ एट योर फेस्टिवल। ऐसा लगता है कि आकाश भी उनकी खुशी में शामिल होकर हंस रहा है। माई हेड हैथ इट्स कोरोनल, द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस, आई फील इट ऑल। पोएट खुद को इस खुशी से क्राउन महसूस कर रहा है। वह पूरी तरह ब्लिस यानी आनंद से भर जाता है। ओ एवल डे इफ़ आई वॉज सलेन वाइल अर्थ हरसेल्फ इज़ अडॉर्निंग। पोएट कहते हैं कि अगर वह ऐसे सुंदर दिन में दुखी रहे तो यह गलत होगा, क्योंकि धरती खुद को सजा रही है। चारों तरफ खुशियाँ फैली हुई हैं और अगर वो दुखी रहता है तो ये सही नहीं है। दिस स्वीट मे मॉर्निंग एंड द चिल्ड्रन आर कलिंग। यह वसंत की सुंदर सुबह और बच्चे हंसते खेलते चारों तरफ खिलखिला रहे हैं। ऑन एवरी साइड इन 1000 वैलीज फार एंड वाइड। हर जगह दूर दूर तक घाटियों में खुशी फैली हुई है। प्रकृति पूरी तरह जीवंत है। फ्रेश फ्लावर्स वाइल द सन शाइन्स वार्म एंड द बेब लीव्स अप ऑन हिज मदर्स आर्म। सूरज की गर्म रोशनी में फूल खिले हैं। छोटा बच्चा खुशी से अपनी माँ की गोद में उछल रहा है। आई हियर विद जॉय आई हियर, बट देयर इज़ अ ट्री ऑफ मैनी वन। पोएट खुशी को सुनता है और महसूस करता है, लेकिन अचानक एक पेड़ उसकी सोच बदल देता है। अ सिंगल फील्ड विच आई हैव लुक्ड अपॉन, बोथ ऑफ देम स्पीक ऑफ समथिंग दैट इज़ गॉन। एक खेत को देखकर उसे लगता है कि कुछ खो गया है। दोनों उसे उसी खोई हुई चीज़ की याद दिलाते हैं। द पेंसी एट माई फीट डथ द सेम टेल रिपीट। उसके पैरों के पास फूल भी वही कहानी दोहराते हैं। विदर इज़ फ्लड द विजनरी ग्लीम, वेयर इज़ इट नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम। पोइट पूछता है कि वह डिवाइन विजन यानी दिव्य दृष्टि कहाँ चली गई और वह पुरानी ग्लोरी और ड्रीम अब कहाँ है। आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ्स स्टार। जन्म एक तरह की नींद और भूलना है। आत्मा हमारे जीवन की गाइडिंग स्टार है। हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग एंड कम्थ फ्रॉम अफार। आत्मा पहले कहीं और
थी यानी डिवाइन वर्ल्ड में थी, वह दूर से यहाँ आती है। नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस। हम सब कुछ पूरी तरह नहीं भूलते और हम पूरी तरह खाली भी नहीं आते। बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज़ आवर होम। हम अपने साथ डिवाइन ग्लोरी लेकर आते हैं क्योंकि ईश्वर हमारा असली घर है। Heaven lies about us in our infancy. Shades of the prison house begin to close. बचपन में हम डिवाइन वर्ल्ड के करीब होते हैं, लेकिन धीरे धीरे दुनिया हमें बांधने लगती है। Upon the growing boy, but he beholds the light and whence it flows. जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह बंधनों में आता है, फिर भी वह डिवाइन लाइट को देख सकता है। He sees it in his joy. वह अपनी खुशी में उस डिवाइन ट्रुथ को महसूस करता है। The youth who daily farther from the east must travel still in nature's priest. जैसे जैसे युवक बड़ा होता है, वह अपने डिवाइन ओरिजिन यानी ईश्वर से दूर होता जाता है, फिर भी वह नेचर का प्रीस्ट यानी पुजारी बना रहता है, यानी नेचर से जुड़ा रहता है। एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड इज़ ऑन हिज वे अटेंडेड। वह अभी भी उस डिवाइन विज़न के साथ आगे बढ़ता है, यानी उसके जीवन में अभी भी थोड़ी स्पिरिचुअल फीलिंग बनी रहती है। एट लेंथ द मैन परसीव्स इट डाई अवे एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे। अंत में जब वह पूरी तरह एडल्ट हो जाता है तो वह डिवाइन विज़न खत्म हो जाता है और वह साधारण जीवन में खो जाता है। अर्थ फिल्स हर लैप विथ प्लेजर ऑफ हर ओन, ईयरिंग्स शी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड। धरती इंसान को अपनी खुशियों से भर देती है, वह इंसान के अंदर नेचुरल डिज़ायर्स पैदा करती है। एंड इवन विथ समथिंग ऑफ अ मदर्स माइंड एंड नो अनवर्दी एम। धरती भी माँ की तरह केयरिंग होती है और उसका उद्देश्य गलत नहीं है। द होमली नर्स डथ ऑल शी कैन टू मेक हर फॉस्टर चाइल्ड हर इनमेट मैन। धरती एक नर्स यानी पालन करने वाली की तरह इंसान की देखभाल करती है, वह इंसान को अपने घर का सदस्य बनाती है। फॉरगेट द ग्लोरीज ही हैथ नोन एंड द इम्पीरियल पैलेस वेंस ही केम। लेकिन वह इंसान को उसकी डिवाइन ग्लोरी भुला देती है और वह अपने असली मार्ग हेवन को भूल जाता है। Behold a child among his newborn blisses, a 6 years darling of a pygmy size. पोइट एक छोटे बच्चे को देखता है जो खुशी से भरा है और वह बहुत छोटा और प्यारा है। See where mid work of his own hand he lies, fretted by sallies of his mother's kisses. बच्चा अपने खेल में लगा हुआ है, माँ के प्यार से वह परेशान हो जाता है। माँ के प्यार यानी माँ उसको इतना ज़्यादा किसेस करती है, प्यार करती है कि वह उससे परेशान हो जाता है। With light upon him from his father's eyes, see at his feet some little plan or chart. पिता की नज़रों में भी उसके लिए प्यार और गर्व है, उसके पास खेलने के छोटे प्लान्स हैं। Some fragment from his dream of human life shaped by himself with newly learned art. बच्चा अपने इमेजिनेशन से जीवन का छोटा रूप बना रहा है, वह नई सीखी हुई कला से अपनी दुनिया बना रहा है। अ वेडिंग और अ फेस्टिवल, अ मॉर्निंग और अ फ्यूनरल। वह अपने खेल में जीवन के सभी इवेंट्स दिखाता है, जैसे शादी, त्यौहार और दुख। एंड दिस हैथ नाउ हिज हार्ट एंड अन टू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग। यह सब उसके दिल को भर देता है, वह इसी के अनुसार अपनी खुशी सॉन्ग बनाता है। देन विल ही फिट्स हिज टंग टू डायलॉग्स ऑफ बिजनेस, लव और स्ट्रिफ। धीरे धीरे वह जीवन की असली बातें सीखता है, जैसे काम, प्यार और झगड़े। बट इट विल नॉट बी लॉन्ग एट दिस बी थ्रोन असाइड। लेकिन यह मासूम खेल ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, वह जल्दी ही इसे छोड़ देगा। एंड विद न्यू जॉय एंड प्राइड द लिटिल एक्टर कॉन्स अनदर पार्ट। फिर वह नया रोल अपनाता है, जैसे एक एक्टर। फिलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम हिज ह्यूमरस स्टेज विथ ऑल द पर्सन्स डाउन टू पैलसेड एज। वह जीवन के अलग अलग रोल्स निभाता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। दैट लाइफ ब्रिंग्स विद हर इन हर इक्विपेज एज इफ हिज होल वोकेशन। जीवन उसे कई अनुभव देता है, जैसे यही उसका काम हो यानी वोकेशन हो। वर एंडलेस इमिटेशन। वह लगातार दूसरों की नकल करता रहता है। स्टैंजा 8 देखते हैं। दाउ हुज एक्सटीरियर सेमलेंस डथ बिलाई द सोल्स इमेंसिटी। पोइट बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारा बाहरी रूप यानी छोटा शरीर तुम्हारी आत्मा की विशालता को छुपा देता है। असल में तुम्हारी आत्मा बहुत महान और अनंत है, लेकिन शरीर छोटा होने के कारण वह दिखाई नहीं देती। दाउ बेस्ट फिलोसफर हु येट डोस्ट कीप दाई हेरिटेज दाउ आई अमॉन्ग द ब्लाइंड। पोइट बच्चे को सबसे अच्छा दार्शनिक कहते हैं क्योंकि वह अभी भी अपने दिव्य ज्ञान यानी हेवनली नॉलेज को संभाले हुए है। वह अंधों के बीच आँख की तरह है, यानी वह सत्य को देख सकता है जबकि बड़े लोग नहीं देख पाते। दैट डेफ एंड साइलेंट रीडर्स द इटर्नल डीप हॉन्टेड फॉर एवर बाय द इटर्नल माइंड। बच्चा बिना बोले और बिना सुने भी गहरी सच्चाइयों को समझ सकता है। उसका मन हमेशा उस दिव्य चेतना यानी गॉड के इटर्नल माइंड से जुड़ा रहता है। Mighty prophet seer blessed on whom those truths do rest. पोइट बच्चे को महान भविष्यवक्ता यानी प्रॉफिट और ब्लेस्ड सीयर
यानी दिव्य दृष्टि वाला कहते हैं, क्योंकि सारे सत्य उसी के भीतर बसे हुए हैं। विच वी आर टॉयलिंग ऑल आवर लाइफ्स टू फाइंड इन डार्कनेस लॉस्ट द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव। वही सत्य जिसे हम पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं और अंत में मृत्यु के अंधकार में खो जाते हैं, वह सत्य बच्चे को पहले से ही पता होता है। Thou over whom thy immortality broods like the day a master over a slave। बच्चे पर उसकी अमर आत्मा ऐसी छाई रहती है जैसे दिन का प्रकाश। वह उसकी ज़िंदगी को नियंत्रित करती है जैसे मालिक अपने दास को नियंत्रित करता है। A presence which is not to be put by thou little child yet glorious in the mind। यह दिव्य उपस्थिति कभी भी दूर नहीं की जा सकती। छोटा बच्चा होते हुए भी वह अपनी दिव्य शक्ति में महान है। Of heaven born freedom on thy being's height, why with such earnest pains dost thou provoke। बच्चा स्वर्ग से मिली स्वतंत्रता के साथ जन्म लेता है, लेकिन कभी पूछता है, तुम क्यों खुद को कष्ट देकर जीवन के बंधनों में फंसाते हो। द ईयर टू ब्रिंग द इनएविटेबल योक डस ब्लाइंडली विद दाई ब्लेसनेस्ट एट स्ट्राइव। तुम क्यों जल्दी जल्दी बड़े होने की कोशिश करते हो जिससे जीवन का बोझ आ जाए। तुम अपनी ही खुशी और पवित्रता के खिलाफ क्यों जा रहे हो। फुल सून दाई सोल शैल हैव हर earthly fret and custom lie upon thee with a weight। जल्द ही तुम्हारी आत्मा सांसारिक बोझ से भर जाएगी और समाज की आदतें तुम पर भारी पड़ेंगी। हैवी एज फ्रॉस्ट एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ। ये बोझ बहुत भारी होगा जैसे ठंड की बर्फ और जीवन जितना गहरा, यानी दुनिया का प्रभाव आत्मा को दबा देता है। स्टेंजा 9। ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लाइव। पोइट कहते हैं कि यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे अंदर एम्बर्स यानी बुझती आग की तरह अभी भी कुछ ऐसा जीवित है जो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, यानी आत्मा की दिव्यता अभी भी बाकी है। दैट नेचर येट रिमेंबर्स वॉट वॉज सो फिजिटिव। प्रकृति अभी भी उस चीज़ को याद रखती है जो बहुत जल्दी गायब हो जाती है, यानी चाइल्डहुड इनोसेंस, यानी बचपन की पवित्रता पूरी तरह नष्ट नहीं होती। द थॉट ऑफ आवर पास्ट ईयर्स इन मी डथ ब्रीड परपैचुअल बेनेडिक्शन। अपने बचपन की यादें कवि के मन में हमेशा आशीर्वाद जैसी भावना पैदा करती हैं, यानी पुरानी यादें उसे खुशी और शांति देती हैं। नॉट इन डीड फॉर दैट विच इज़ मोस्ट वर्दी टू बी ब्लेस्ड। लेकिन यह आशीर्वाद उस चीज़ के लिए नहीं है जो सबसे ज़्यादा प्रशंसा के योग्य है, यानी वह केवल बचपन की मासूमियत के लिए नहीं है। डिलाइट एंड लिबर्टी द सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड वेदर बिजी और एट रेस्ट। बचपन का सरल विश्वास होता है खुशी और स्वतंत्रता। चाहे बच्चा खेल रहा हो या शांत बैठा हो, वह हमेशा स्वतंत्र और खुश रहता है। विद न्यू फ्लेज्ड होप स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रेस्ट। बच्चे के दिल में हमेशा नई उम्मीद उड़ती रहती है, जैसे कोई पंछी। उसके अंदर हमेशा आशा और उत्साह भरा होता है। नॉट फॉर दीज आई रेज द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड प्रेज। पोइट कहते हैं कि वह इन चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं दे रहा है, उसकी खुशी का कारण कुछ और है। बट फॉर दोज ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग ऑफ सेंस एंड आउटवर्ड थिंग्स। वह उन जिद्दी सवालों के लिए आभारी है जो मन में उठते हैं। ये सवाल हमें बाहरी दुनिया और जीवन के अर्थ को समझने में मदद करते हैं। फॉलिंग्स फ्रॉम अस वैनिशिंग्स ब्लैंक मिसगिविंग ऑफ अ क्रीचर। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बहुत सी चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं, यानी डिवाइन फीलिंग्स, और मन में खालीपन और संदेह पैदा होता है। मूविंग अबाउट इन वर्ल्ड्स नॉट रियलाइज्ड हाई इंस्टिंक्ट बिफोर विच आवर मॉर्टल नेचर। हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन हमारे अंदर कुछ उच्च दिव्य संकेत होते हैं जो हमारी साधारण प्रकृति से ऊपर हैं। डिड ट्रेम्बल लाइक अ गिल्टी थिंग सरप्राइज। इन दिव्य भावनाओं के सामने हमारी साधारण मानव प्रकृति डर जाती है, जैसे कोई अपराधी पकड़ा गया हो। बट फॉर दोज फर्स्ट अफेक्शंस दोज शेडोई रिकलेक्शंस। पोइट उन शुरुआती भावनाओं के लिए आभारी है और उन धुंधली यादों के लिए जो बचपन की हैं। विच बी दे वॉट दे मे आर येट द फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल आवर डे। ये यादें चाहे जैसी भी हों, वे हमारी ज़िंदगी की रोशनी का स्रोत हैं, यानी फाउंटेन लाइट हैं। आर येट अ मास्टर लाइट ऑफ ऑल आवर सीइंग अपहोल्ड अस चेरिश एंड हैव पावर टू मेक। ये यादें हमारे जीवन की सबसे बड़ी रोशनी हैं जो हमें सही देखने में मदद करती हैं। ये हमें संभालती हैं और हमारा मार्गदर्शन करती हैं। आवर नॉइजी ईयर्स सीम्स मोमेंट्स इन द बीइंग ऑफ द इटर्नल साइलेंस ट्रुथ्स दैट वे। ये यादें हमारे पूरे जीवन को बहुत छोटा बना देती हैं जब हम उसे इटर्नल साइलेंस यानी अनंत सत्य के संदर्भ में देखते हैं। टू पेरिश नेवर विच नीदर लिस्टलेसनेस नॉर मैड एंडेवर।
ये सत्य कभी नष्ट नहीं होते, ना तो आलस्य और ना ही अत्यधिक प्रयास इन्हें खत्म कर सकते हैं। नॉर मैन नॉर बॉय नॉर ऑल दैट इज एट एनमिटी विद जॉय। ना इंसान और ना बच्चा और ना कोई ऐसी चीज़ जो खुशी के खिलाफ हो इन सत्यों को नष्ट कर सकती है। कैन अटरली एबॉलिश और डिस्ट्रॉय। इन दिव्य सत्यों को पूरी तरह खत्म करना असंभव है। वे हमेशा किसी न किसी रूप में जीवित रहते हैं। Hence, in a season of calm weather, though inland far we be, जब जीवन में शांति का समय आता है, चाहे हम समुद्र से बहुत दूर ही क्यों न हो, यानी डिवाइन वर्ल्ड से बहुत दूर ही क्यों ना हो, आवर souls have sight of that immortal sea which brought us hither। हमारी आत्मा उस अमर समुद्र यानी immortal sea, ईश्वर जिसे कहते हैं, स्वर्ग जिसे कहते हैं, को देख सकती है जहाँ से हम इस दुनिया में आए हैं। कैन इन अ मोमेंट ट्रैवल thither and see the children sport upon the shore। हमारी आत्मा एक पल में उस दिव्य स्थान तक पहुंच सकती है और वहां बच्चों को खेलते हुए देख सकती है, यानी इनोसेंस और प्योरिटी की दुनिया। एंड हियर द माइटी वाटर्स रोलिंग एवरी मोर। और वह उस अनंत समुद्र की आवाज को सुन सकती है जो हमेशा बहती रहती है, यानी ईश्वर की शक्ति और अनंतता। स्टैंजा 10 देखते हैं। देन सिंग ये बर्ड सिंग सिंग अ जॉयस सॉन्ग एंड लेट द यंग लैम्स बाउंड। पोइट प्रकृति से कहते हैं कि पक्षी खुशी से गाना गाएं और छोटे मेमने खुशी में उछले कूदें। एज टू द टेबर्स साउंड वी इन थॉट विल जॉइन योर थ्रॉन्ग। जैसे ढोल यानी टेबर की आवाज़ पर लोग नाचते हैं, वैसे ही ये सब खुशी मना रहे हैं। पोइट कहते हैं कि हम भी अपने विचारों में इस आनंद में शामिल हो जाते हैं। ये दैट पाइप एंड ये दैट प्ले ये दैट थ्रू योर हार्ट्स टू डे। जो लोग बांसुरी बजा रहे हैं और खेल रहे हैं और जो आज अपने दिल से खुशी महसूस कर रहे हैं, फील द ग्लैडनेस ऑफ द मे वॉट दो द रेडियंस विच वॉज वन सो ब्राइट। वे मई यानी स्प्रिंग सीजन की खुशी का आनंद ले रहे हैं। पोएट कहते हैं कि भले ही वह पुरानी चमक यानी चाइल्डहुड ग्लोरी अब नहीं रही, बी नाउ फॉर एवर टेकन फ्रॉम माई साइड दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आवर। अब वह दिव्यता मेरी नज़र से हमेशा के लिए खो गई है और कोई भी उसे वापस नहीं ला सकता। ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास ऑफ ग्लोरी इन द फ्लावर वी विल ग्रीव नॉट रेदर फाइन। घास की चमक और फूलों की महिमा यानी चाइल्डहुड ब्यूटी अब नहीं लौट सकती, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे बल्कि कुछ नया खोजेंगे। स्ट्रेंथ इन वॉट रिमेन्स बिहाइंड इन द प्राइमल सिंपैथी। हम उस चीज़ में शक्ति ढूंढेंगे जो अभी भी हमारे पास बची है और उस मूल भावना यानी प्राइमल सिंपैथी में। विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी इन द सूदिंग थाट्स दैट स्प्रिंग। जो एक बार हमारे अंदर थी वह हमेशा किसी न किसी रूप में रहेगी और उन शांत करने वाले विचारों में। आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग इन द फेथ दैट लुक्स थ्रू डेथ। जो मानव के दुखों से पैदा होते हैं और उस विश्वास में जो मृत्यु के पार भी देखता है। इन ईयर्स दैट ब्रिंग द फिलोसफिक माइंड। समय के साथ हमें एक गहरी समझ मिलती है, यानी जीवन के अनुभव हमें बुद्धिमान और शांत बना देते हैं। यानी इस पूरे स्टैंजा में बचपन की दिव्यता वापस नहीं आ सकती है, लेकिन उसकी यादें और अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और अंत में हमें एक गहरी समझदार दृष्टि मिलती है। स्टैंजा 11। एंड ओ ये फाउंटेन मेडोज हिल्स एंड ग्रोव्स फॉर बोट नॉट एनी सर्विंग ऑफ आवर लव्स। पोइट प्रकृति यानी झरने, मैदान, पहाड़, जंगल से कहते हैं कि तुम यह संकेत मत दो कि हमारा तुमसे प्रेम कभी खत्म हो जाएगा। येट इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स आई फील योर माइट आई ओनली हैव रेलिंक्विस्ड वन डिलाइट। मेरे दिल की गहराई में मैं अभी भी प्रकृति की शक्ति महसूस करता हूँ। मैंने केवल एक प्रकार की खुशी यानी चाइल्डहुड जॉय खोई है। To live beneath your more habitual sway, I love the brooks which down their channels fret। अब मैं प्रकृति के प्रभाव में एक अलग तरीके से जीता हूँ। मुझे अब भी बहती हुई नदियाँ बहुत पसंद हैं। Even more than when I tripped lightly as they, the innocent brightness of a newborn day। अब मैं उन्हें पहले से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, जबकि पहले मैं बचपन में उनकी तरह उछलता कूदता था। नए दिन की मासूम चमक अब भी सुंदर लगती है। Is lovely yet the clouds that gather round the setting sun। नया दिन अब भी सुंदर है और सूर्यास्त के समय जो बादल इकट्ठा होते हैं, डू टेक अ सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई दैट हैथ केप्ट वॉच ओवर मैंस मॉर्टेलिटी। वे बादल अब एक गंभीर रंग लेते हैं क्योंकि अब पोएट जीवन और मृत्यु यानी मॉर्टेलिटी को समझ चुका है। Another race had been and other palms are worn thanks to the human heart by which we live। एक जीवन यानी चाइल्डहुड खत्म हो गया है और दूसरा एडल्टहुड शुरू हो गया है। पोइट मानव हृदय का धन्यवाद करते हैं जिसके कारण हम जीते हैं। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस इट्स जॉयज एंड फियर्स टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव। उसकी कोमलता, खुशी और डर ये सब महत्वपूर्ण है। अब तो सबसे साधारण फूल भी मुझे गहरी भावनाएं दे सकता है। थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। वे विचार इतने गहरे होते हैं कि उन्हें आंसुओं से भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी अब पोएट की भावना बहुत गहरी और परिपक्व हो चुकी है।
तो इस स्टैंजा में बचपन की खुशी खो जाती है लेकिन एक नई समझ मिलती है। प्रकृति अब भी सुंदर लगती है पर अधिक गंभीर रूप में, और अब छोटी चीज़ें भी गहरे विचार उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से इस पोएम को समझाने की कोशिश की है और हर एक पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया है। तो इस पोएम को पूरा पढ़ना, क्योंकि इन्हीं पोएम्स में से कुछ लाइंस पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।